हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्लास 10 के साइंस के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेपर में रिपीट हो कर आ रहे हैं। मतलब लास्ट 5 to 7 ईयर्स में अगर आप देखोगे तो ये सारे क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं और इस बार भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो अगर आपने ये सारी वीडियो देख लिया, अगर आपने कंप्लीट देख लिया तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। देखो सबसे पहले लिखा है स्टेट्स ओम्स लॉ। तो व्हाट इज ओम्स लॉ बेटा? ओम्स लॉ के हिसाब से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। क्या होता है ओम्स लॉ? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर मैं इसकी पूरी डेफिनेशन लिखूं तो क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्टकट में लिख रहा हूं PD, पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मतलब वायर में जितना करंट फ्लो होगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा होगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। बेसिक सी बात है। दिस इज व्हाट ओम्स लॉ, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, दिस इज व्हाट ओम्स लॉ। इफ यू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर, What kind of curve will get? देखो बेटा, अगर किसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आप ग्राफ बनाओगे ना, जैसे यहाँ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, हमेशा रखना अगर एक चीज दूसरी चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। तो अगर मैं VI ग्राफ बनाऊं बेटा, अगर मैं VI ग्राफ बनाऊं और V मान लो इधर ले लेता हूं, उल्टा हो गया थोड़ा, चलो उसको सीधा करते। अगर मैं एक इधर ले लूं, एक इधर ले लूं और मैं इनके बीच में VI ग्राफ बनाऊं, तो लेट्स से दिस इज लेट्स से V पोटेंशियल डिफरेंस, इधर I करंट। ठीक है, अगर मैं इनके बीच में ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा बेटा? ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनेगा, याद रखना। ऑलवेज कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। दिस इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का ग्राफ। आगे बात समझ में बेटा। ओम्स लॉ कहता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और कोई भी चीज, एक चीज दूसरी चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। दिस इज व्हाट द ग्राफ। उसके बाद क्या लिखा है? एक्सप्लेन हाउ वुड यूज दिस ग्राफ टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। देखो रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है V अपॉन I, और ग्राफ के लिए आप यूज करोगे डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। डेल्टा का क्या मतलब होता है बेटा? चेंज। डेल्टा का क्या मतलब होता है? चेंज। देखो मैंने यहाँ पे ना अलग से एक जगह बना रखी है। R किसके बराबर होता है? डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। ठीक है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I का ग्राफ होता है। ठीक है, सो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। ठीक है, सो हमें पता, हमने ग्राफ अभी कैसा बनाया था। हमने ग्राफ कुछ ऐसा बनाया था, ठीक है, जिसमें हमने V इधर लिया था और I इधर लिया था। मान लो ये ग्राफ बना बेटा, तो यहाँ पे I की वैल्यू 0, 1, 2। ठीक है, इधर आपके 0 की वैल्यू 5 और 10। ठीक है, तो V अगर 5 बढ़ा रहे हैं तो करंट हमारा सिर्फ 1 बढ़ रहा है। करंट हमारा कितना बढ़ रहा है बेटा? सिर्फ 1। मान लो यहाँ पे करंट 1 है, 1 एम्पियर, यहाँ 2 एम्पियर। 2 एम्पियर में इसकी वैल्यू 10 हो गई। ठीक है, और ग्राफ ऊपर तक लेकर जाते हैं। मान लो 3 एम्पियर पे जो हमारे करंट की पोटेंशियल डिफरेंस था वो हमारा 15 था। तो ये हमने इस तरीके से VI ग्राफ बनाया। देखो मैंने यहाँ पे सीधा बना दिया था, मैंने यहाँ वैल्यूज नहीं ली थी, सीधा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बना दिया। तो मान लो इस तरीके से 3 वैल्यू हो, ठीक है, और आपको इस ग्राफ का इस्तेमाल करके रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? डेल्टा V अपॉन डेल्टा I होता है। बहुत बेसिक सी बात है। अब डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ये मैं आपको बता चुका हूँ। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V2 माइनस V1 एंड चेंज ऑफ करंट I2 माइनस I1। मैं इसमें से कोई सी भी 2 V ले लेता हूँ। अगर ये 2 V लूंगा, 15 और 10, तो 15 माइनस 10, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस पे ये करंट है। अगर ये V2 है और ये V1 है, तो इससे जो करंट बनेगा वो I2 होगा और इससे जो करंट बनेगा वो I1 होगा। तो इस तरीके से मैं फॉर्मूला लगा दूंगा I2 माइनस I1 का, जो कि 3 माइनस 2, दिस वुड बी 15 माइनस 10, दिस वुड बी 5 अपॉन 1, दैट इज 5 ओम। तो रेजिस्टेंस निकालने का क्या तरीका है? आपने जिस ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करके ग्राफ बनाया है, उस ग्राफ में से जो 2 वैल्यू ले लो, उससे जो करंट बन रहा है वो दोनों करंट ले लो। तो I2 I1 हो जाएगा और V2 V1 हो जाएगा, और इस तरीके से हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1, और इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इस तरीके से बेटा सबसे पहला था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जिसमें V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्मिनल्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
करंट। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा कि ग्राफ कैसे बनाओगे, तो भाई हमें पता है वी इधर लेते हैं आई इधर लेते हैं, हमने ग्राफ स्ट्रेट बना दिया। क्यों स्ट्रेट बना दिया? क्योंकि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई। अब इन्होंने कहा कि रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे इस ग्राफ की मदद से, तो मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, यानी चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन चेंज ऑफ करंट। तो चेंज कितना 10 से 15 हुआ ये चेंज, तो ये V1 ये V2। अब 10 से 15 जब हुआ तो 10 पे करंट था 2 और 15 पे करंट था 3, तो ये I1 I2 इनकी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दिया रेजिस्टेंस। दिस इज द पहला क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार रिपीट होकर आ चुका है। ये देखो शायद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कब आया नहीं लिखा कोई बात नहीं, बट ये कई बार आ चुका है एग्जाम में, कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, कह रहा है लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर और वायर डिपेंड्स। बेटा 3 फैक्टर है जिसपे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो 3 फैक्टर है हमारा जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है बेटा। सबसे पहला हमारा फर्स्ट फैक्टर है हमारा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ इंक्रीज होगा तो R भी इंक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे इफ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। क्या लिखेंगे? इफ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस resistance also increases, resistance also increases। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देंगे और कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गई बात। दूसरा होता है बेटा हमारा, यानी लेंथ पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। पहली बात कि अगर कंडक्टर की लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ कम करेंगे वायर का तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। दूसरा होता है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्या मतलब है इसका? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है उल्टा, इनवर्स। अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस एरिया इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे ये हमारा कंडक्टर होता है बेटा, तो इस कंडक्टर का ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं हम क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी तार के डायरेक्टली क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे मैं मान लूँ कि ये मेरा वायर है, तो इसका ये वाला जो एरिया है दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम बढ़ाएंगे, सिंपल भाषा में अगर तार की मोटाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या होता है? जो अपोज ऑफ करंट करता है, जो करंट के फ्लो को रोकता है। आपको पता है मोटे वायर में ज़्यादा करंट है, अगर ज़्यादा करंट है इसका मतलब कोई भी जो फैक्टर है उसको अपोज कम कर रहा है करंट को, और जो चीज़ करंट को अपोज करता है वही तो रेजिस्टेंस है। अगर मोटे वायर में करंट ज़्यादा है मतलब रेजिस्टेंस कम है, बिल्कुल उल्टा, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर कोई आपसे बोले कि भाई कैसे एरिया पे कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, तो आप क्या बोलोगे? इफ यू इंक्रीज, दैट इज R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दैट मीन्स इफ यू इंक्रीज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। यहाँ पे लिख लेना, इफ यू इंक्रीज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। तो पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? अगर मुझे ऐसा लिखने के लिए कह दे कि 3 फैक्टर्स लिखो जिस पे ये डिपेंड करता है, 3 फैक्टर्स लिखो जिस पे ये डिपेंड करता है, तो हम फैक्टर्स लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे? फैक्टर्स लिखेंगे। चलो मैं यहाँ। अच्छा, तीसरा फैक्टर है आपका बेटा नेचर ऑफ वायर। क्या है फैक्टर? नेचर ऑफ वायर। तो हमने 3 फैक्टर्स लिख लिए, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एंड थर्ड नेचर ऑफ वायर। अच्छा, बच्चे कहते हैं एग्जाम में कैसे लिखे, तो मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम में लिखने का तरीका। पहले लिखोगे, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर ऐसे लिख दोगे। उसके बाद ये चीज़ उठा के यहाँ टिक दोगे, दैट इज, इसका क्या मतलब है? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या लिखोगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। और तीसरा फैक्टर आप क्या लिखोगे? नेचर ऑफ द वायर। तो दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, ठीक है। ये पहला पार्ट था, खत्म। दूसरा है व्हाई आर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज मेटल अलाउज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। मेटल्स गुड कंडक्टर क्या होता है? बिकॉज मेटल्स अलाउ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, क्योंकि मेटल अपने अंदर से करंट को जाने देते हैं, इसलिए वो गुड कंडक्टर होते हैं। जबकि जो ग्लास होता है वो अपने बॉडी के अंदर से करंट को पास नहीं होने देता, इसलिए वो बैड कंडक्टर। बहुत सिंपल सी बात थी। थर्ड पार्ट में लिखा व्हाई आर अलॉयज, जो अलॉय होते हैं बेटा कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। तो देखो अलॉय क्यों यूज करते हैं, तो अलॉय को यूज करने का रीजन है बेटा, देयर आर 2 फैक्टर्स, ठीक है। 2 फैक्टर की वजह से हम अलॉय को यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे 2 फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम अलॉय को यूज करते हैं।
पहला फैक्टर बेटा, दो वजह से हम जनरली अलॉय को यूज करते हैं। तो हमारा पहला रीजन क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या रीजन है बेटा? हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। पहली बात आप रीजन में लिखोगे, वी यूज अलॉय इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस बिकॉज, पहला रीजन हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस बस आप ये 2 पॉइंट लिख दोगे, काम खत्म। इन दोनों रीजंस की वजह से जनरली हम इसको यूज करते हैं बेटा। इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर पाता है। अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी कह दे, मान लो 2 नंबर का है, तो आप हो सकता है ये 2 पॉइंट लिखो तो पूरे नंबर ना दे, टीचर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो आप क्या लिखोगे? बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टेंस, फिर एक्सप्लेन करोगे वाई हाई रेजिस्टेंस होने पे क्यों ले रहे। तो बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टेंस all the electrical energy is converted into heat energy, and the second one is high melting point. That means when it converts into heat energy, it does not melt at that high temperature. जब ये गर्म होता है बेटा तो इतने हाई टेम्परेचर पर वो पिघले नहीं, उसके लिए हमारा जो मटेरियल है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होना चाहिए। तो इन 2 रीजनों की वजह से कि जो अलॉय है उसका हाई रेजिस्टेंस होता है जिससे वो हीट में कन्वर्ट कर पाता है, तभी तो हमें हीटिंग एप्लियंस में यूज़ करते हैं। और इतना गर्म होने के बाद वो पिघले ना, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होना चाहिए। तो दीज आर द 2 रीजन जिसकी वजह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हों, और अगर समझ में आ रहे हैं तो रुके हुए क्यों, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम। एक वायर का रेजिस्टेंस 16 ओम है। It is melted and drawing into a wire of half its original length। ठीक है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा? 16 ओम है। नो प्रॉब्लम। ओके, हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, ये होता है रो एल अपॉन ए, मतलब लेंथ और एरिया के हिसाब से अगर मैं देखूं तो R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है। ठीक है, अब इन्होंने कहा अगर हम इसको पिघला रहे हैं और पिघला कर क्या कर रहे हैं, इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉइंग इनटू अ वायर ऑफ हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ को हाफ कर रहे हैं हम, पिघलाएंगे, इसमें से जो मटेरियल निकलेगा उसका नया रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि अब जो लेंथ है, नई वाली लेंथ बेटा, न्यू लेंथ जो है, जो हमारी न्यू लेंथ है जिसको मैं L डैश मान रहा हूं, ये अब हाफ हो चुकी है, L/2 हो चुकी है। अगर मैं लेंथ को हाफ करूंगा तो एक बात बताओ, मैं किसी चीज को पिघला कर, पहले बड़ी वायर थी अब उसको छोटी कर दूंगा, तो आपको क्या लगता है, मटेरियल तो पहले मतलब पूरे वायर का था ना, तो अगर आप लेंथ छोटी करोगे तो क्या बढ़ जाएगी, मोटाई बढ़ जाएगी। कितनी भाई, अगर लेंथ हाफ हुआ है तो जो नया एरिया होगा वो पहले वाले एरिया का डबल हो जाएगा। बात समझो भाई, लेंथ कम होगी तो मोटाई बढ़ेगी ना, लेंथ कम होगी तो क्या होगी, मोटाई बढ़ेगी। अगर मैं वायर को दबा दूंगा, ऐसा कम कर दूंगा लेंथ, तो मोटाई बढ़ जाएगी। इन्होंने कहा लेंथ हाफ हो गया तो मोटाई डबल हो जाएगी। इन्होंने ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला, तो आप समझ जाओ इस बात को कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोले, सिर्फ लेंथ छोटी कर रहे हैं, इसका मतलब एरिया डबल हो रहा है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर। तो अब लेंथ को हाफ करेंगे, एरिया डबल होगा, तो अब जो नया वायर है उसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो मान लेते हैं जो नया रेजिस्टेंस है वो R डैश है, और R डैश में देखो रो नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। रो क्यों नहीं बदलेगा बेटा, बिकॉज इट इज द नेचर ऑफ वायर। वायर का नेचर, कॉपर है तो कॉपर वाला ही नेचर रहेगा, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम वाला ही नेचर रहेगा, नेचर चेंज नहीं होगा। हाँ, लेंथ चेंज होगा, एरिया चेंज होगा, नेचर ऑफ वायर चेंज नहीं होगा। तो रो सेम रहेगा बिकॉज ऑफ द सेम मटेरियल। ठीक है, उसी मटेरियल को पिघला कर बनाएगा, लेकिन इस L की जगह पे अब L डैश होगा और एरिया की जगह पे एरिया डैश होगा। चलो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो रो L डैश की जगह पे क्या होगा बेटा, L/2, एंड एरिया की जगह क्या होगा बेटा, 2A। तो आपको पता है ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा 1/2, 2 जा 4, बचा क्या, रो, ये वाला L और ये वाला A। मैं सिर्फ नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देख रहा हूँ 2 2 जा 4, 4 को मैंने बाहर ले लिया, बचा रो, L और A। ठीक है, तो नया रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या है, कोई बात नहीं, 1/4। अच्छा, ये रो L अपॉन A किसकी वैल्यू है, रो L अपॉन A रेजिस्टेंस की वैल्यू है, जिसकी पहले वैल्यू थी 16 ओम। R की वैल्यू कितनी थी, 16 ओम। ये कब था, जब लेंथ L थी, एरिया A था और रेजिस्टिविटी रो थी। ठीक है, तो मुझे इसकी वैल्यू तो पहले से पता है 16, मैंने इससे काट दिया, ये आ गया 4 ओम। तो जो मेरा नया रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि लेंथ आधी करते हैं, हमें पता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ आधा होगा तो रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
List the advantages of connecting electrical devices in parallel with an electrical source instead of connecting. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये सिर्फ 2013 मत देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक बार नहीं कई बार आ चुका है, ये तो 13 मैंने लिख दिया बस, 2019-20 में भी आया था, ये 2022 में भी आया था, ठीक है, 2019-22 में भी आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल में लिखा है कि पैरेलल में कनेक्ट करने के क्या फायदे हैं सीरीज के मुकाबले। तो देखो मैंने यहाँ 3 पॉइंट्स में लिखा है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है कि जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब पैरेलल में कनेक्ट करोगे बहुत सारे डिवाइसेस को, ईच डिवाइस गेट्स द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, हर एक को पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा, क्योंकि पैरेलल में जो हम कनेक्ट करते हैं डिवाइसेस बेटा, ठीक है, पैरेलल में जो हम डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं इन सभी का पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, सेम होता है। तो पैरेलल में जब हम डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे सभी को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा बैटरी से, ठीक है, जिससे, ठीक है, कीप्स ऑन वर्किंग इवन इफ द अदर डिवाइसेस फेल, अगर यहां से कोई खराब भी हो गया तो बाकी सारे डिवाइसेस काम करते रहेंगे। लेकिन सीरीज में क्या होता है बेटा, सीरीज में क्या होता है कि अगर एक भी डिवाइस खराब हो गया, वन डिवाइस फेल हो जाएगा तो सारे बंद हो जाएंगे, ये सीरीज में। पैरेलल में अगर एक डिवाइस फेल भी हो गया तो सारे डिवाइसेस चलते रहेंगे, सिर्फ वो बंद हो जाएगा। सीरीज में अगर बीच में एक भी खराब हो गया सारे बंद हो जाएंगे, ये सीरीज की ड्रॉबैक, ठीक है। इसके अलावा पैरेलल में जो सभी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेम है, सभी को इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, पैरेलल में सभी को पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलता है, सीरीज में नहीं मिलता। दूसरी बात, पैरेलल सर्किट is helpful when each device has different resistance and requires different current, ठीक है। पैरेलल जनरली जब ज्यादा हेल्पफुल होता है पैरेलल कनेक्शन जब सभी का रेजिस्टेंस अलग अलग हो और सभी को अलग अलग करंट की जरूरत हो। तो जब डिफरेंट करंट की जरूरत हो तो बेटा हम पैरेलल यूज करते हैं, क्योंकि पैरेलल में करंट सभी में डिफरेंट जाता है, ठीक है, डिफरेंट जाता है करंट। तो पैरेलल में हम तब कनेक्ट करते हैं जब हमें डिफरेंट, जहां हम जाहिर सी बात है भाई एसी को अलग करंट चाहिए, फैन को अलग चाहिए, बल्ब को अलग चाहिए, हीटर को अलग चाहिए, सारे डिवाइसेस को अलग अलग करंट चाहिए, इसलिए हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जबकि सीरीज कनेक्शन में सभी में जो करंट है इक्वल अमाउंट में जाता है, जबकि हमें सभी में करंट इक्वल अमाउंट में नहीं चाहिए होता है। तीसरी बात बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, इसलिए हम सीरीज में नहीं लगाते, क्योंकि घरों में हमें हाई रेजिस्टेंस नहीं बल्कि हाई अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है। और सीरीज में अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम आएगा घरों में, जबकि हमें घरों में हाई करंट की जरूरत है, इसलिए सीरीज में नहीं कनेक्ट करते, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है। वो बात मैंने यहाँ लिख दी। तो ये 3 पॉइंट है, आप एक बार इनको पढ़ लेना। मैं हट जाता हूँ यहाँ पर, स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप छोड़े बिना, ठीक है, इसको आप छोड़ नहीं सकते, इसे आपको करना ही होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में शो हाउ वुड यू जॉइन द 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ द रेजिस्टेंस 9 ओम सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 13.5 और 6 ओम। मेरी बात सुनो, इन्होंने कर रखा है 3 रेजिस्टेंस को आप कैसे कनेक्ट करोगे, और हर एक रेजिस्टर की जो वैल्यू वो 9 ओम है, ताकि जो टोटल रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो 13.5 है और 6 है। तो देखो 3 रेजिस्टेंस को 4 तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है। एक, या तो आप तीनों को सीरीज में लगा दो, जिसकी वैल्यू 9 ओम 9 ओम 9 ओम, ठीक है। दूसरा तरीका, तीनों को आप पैरेलल में लगा दो, एक तो ये तरीका हो सकता है। तो तीनों को अगर आप पैरेलल में लगा दोगे 9 ओम 9 ओम 9 ओम, 2 तरीके तो ये जो आप जनरल अभी तक पढ़ते आए हो। इसके अलावा 2 तरीके क्या हैं बेटा, कि आप एक को सीरीज में और 2 को पैरेलल में लगा सकते हो। एक को सीरीज में बेटा और 2 को पैरेलल में लगा सकते हो। चौथा तरीका क्या है कि आप 2 को सीरीज में और एक को इनके पैरेलल में लगा सकते हो, इस तरीके से। तो ये 4 तरीके हैं मेरे पास, जिसमें मैं रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट कर सकता हूं बेटा, ठीक है। तो ये 4 तरीके से मैं रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। अब बात ये आती है कि जो मुझे टोटल रेजिस्टेंस चाहिए वो चाहिए 13.5 और 6। तो चलो देखते हैं किस में आता है। तो केस फर्स्ट में जो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल है वो आएगा 9 ओम प्लस 9 ओम प्लस 9 ओम 27 ओम, क्योंकि हमें पता है सीरीज में हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, तो ये मुझे नहीं चाहिए। दूसरा, जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे इनको, तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, तो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9,
एलसीएम लोगे तो 9 आएगा और ऊपर जोड़ोगे तो 1 + 1 + 1 3 आएगा। कैंसल आउट करके 1/3, दिस इज 1/R इक्वलेंट। रेसिप्रोकल करोगे तो आपको मिल जाएगा R इक्वलेंट इज टू 3 ओम, क्योंकि इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या आपको 3 ओम चाहिए था? आपको 3 ओम भी नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। तो इन दोनों तरीके से तो हम कनेक्ट नहीं करेंगे। अब बात आती है ये दो बचे, तो जाहिर सी बात है एक आंसर इससे आएगा, एक आंसर इससे आएगा। तो देखो आपको पता है कि बेटा ये दोनों पैरेलल में, तो जो ज्यादा नंबर में है ना उसको पहले करो सॉल्व। ज्यादा नंबर का मतलब जो सर्किट में जिस तरीके से ज्यादा जुड़ा हुआ है, जैसे पैरेलल में 2 जुड़े हुए हैं, सीरीज में सिर्फ एक, तो मैं इसकी बात करता हूँ। लेट्स से इसका रेजिस्टेंस R डैश। अब क्योंकि पैरेलल में तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/9 + 1/9, यह आ जाएगा 2/9। रेसिप्रोकल करोगे R डैश विल बी 9/2 एंड 9/2 इज 4.5 ओम। अच्छा, अब इन दोनों को आपने कंबाइन कर दिया। जब आप इन दोनों को कंबाइन कर दोगे ना तो ये सर्किट आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, ये 9 ओम और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो कि है मेरा R डैश, जिसकी वैल्यू 4.5 ओम। अब आपको कैसा लग रहा है, ये सीरीज में है या नहीं? ये सीरीज में, और सीरीज में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो? जोड़कर, तो 9 + 4.5 कितना आ जाएगा? 13.5 ओम। यानी पहले पार्ट का आंसर जो है आपका वो तब आएगा जब आप एक रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करोगे और 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल। तो आप क्या लिखोगे ये आंसर निकालने के बाद? ये आपको समझाने के लिए था, ये आप रफ में करना चाहो तो करो, वरना मत करो अगर आपको पता है तो आप क्या लिखोगे? इफ यू कनेक्ट 1 रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड 2 रेजिस्टेंस इन पैरेलल देन वी गेट 13.5 ओम रेजिस्टेंस। सिंपल। अच्छा, एक ये है बेटा जिसमें 2 रेजिस्टेंस सीरीज में, तो इसका R डैश कितना आएगा? 9 + 9 18 ओम, और ये दोनों को मैंने कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस बना दिया जिसकी वैल्यू है 18 ओम, जो कि R डैश, और इन दोनों एक रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पर है जिसकी वैल्यू है 9 ओम। अब ये पैरेलल में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला रूल कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/18 + 1/9। मैं एलसीएम लूंगा तो 18 आएगा और ये आएगा 1 + 2, दिस इज 3/18, कैंसल आउट करके 1/6। और अगर इधर रेसिप्रोकल करूंगा तो मेरा इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा जिसकी वैल्यू आ जाएगी 6 ओम। तो अगर हम 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में और एक रेजिस्टेंस को उसके पैरेलल में कनेक्ट करें तब हमें क्या मिलेगा? तब हमें 6 ओम रेजिस्टेंस मिलेगा। तो बहुत छोटी सी बात थी। आपको लिखना कैसे ये तो आपको करना ही नहीं, आपको क्या करना है, पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना है ऐसे सर्किट बना के, उसके बाद लिखना है इफ वी कनेक्ट 1 रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड 2 रेजिस्टेंस इन पैरेलल देन वी गेट 13.5 ओम रेजिस्टेंस, एंड इफ वी कनेक्ट 2 रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड 1 इन अ पैरेलल देन वी गेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम। ठीक है, बात समझ में आ गई? दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा सवाल था। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ओहो, सर्किट डायग्राम, चलो ठीक है। करेगा 3 रेजिस्टर्स ऑफ 3 ओम ईच आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। 3 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करेगा। दिस इज व्हाट बेटा? 3 वोल्ट बैटरी। ओके, दिस इज 3 वोल्ट बैटरी एंड दिस इज 3 ओम रेजिस्टेंस, 3 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। ठीक है, करंट फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो करंट फाइंड करना है। यहाँ पे आई करंट कितना जाएगा? देखो मुझे V पता है 3, आई निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, हमें पता है कि V इज इक्वल टू IR होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जहाँ पे V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, I टोटल करंट होता है, R टोटल रेजिस्टेंस होता है। तो एक काम करता हूँ, मुझे V टोटल दे रखा है, I टोटल निकालना है और R रेजिस्टेंस है, तो हम पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं। आप देखो ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों का पहले मैं R डैश निकाल लेता हूँ। R डैश विल बी दिस 3 ओम + 3 ओम, 3 + 3 ओम, दैट इज 6 ओम। दिस इज माई R डैश। अब इन दोनों को मिलाकर हमने 1 बना दिया, इन दोनों को मिलाकर हमने 1 बना दिया बेटा, है ना। और एक नीचे है इस तरीके से, ये 3 और ये हमने इसको 6 बना दिया। ठीक है, और ये ऐसा सर्किट में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब इन दोनों को मिलाकर हमने 1 बना दिया, है ना। अब इन दोनों को मिलाकर 1 बना दिया तो 6 और ये 3, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो R इक्विवेलेंट, क्योंकि पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 + 1/3। एलसीएम लोगे 6 और 3 का तो 6 आएगा, ऊपर 1 और यहाँ 3 2 6 2, 3/6 कैंसल आउट करेंगे 1/2। अब रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि इधर भी रेसिप्रोकल होगा, तो R इक्विवेलेंट विल बी इज इक्वल टू, दिस इज EQ। ठीक है बेटा, दिस इज EQ। R आप समझ गए, दिस इज EQ। EQ इज इक्वल टू 2 ओम। ओके, दिस इज 2 ओम। R इक्विवेलेंट आ गया। अब हमें बताया V इज इक्वल टू IR होता है। V किसके बराबर होता है? IR के बराबर। अब V कितना है? V हमारा 3
आई कितना नहीं पता, लेकिन आर कितना है 2, ये 2 इधर आके डिवाइड, 3/2 इज इक्वल्स टू आई, दैट इज 1.5 एम्पियर करंट। दिस इज व्हाट द करंट इज। बहुत सिंपल सी बात थी बेटा, बहुत सिंपल सी बात थी, बहुत आसान सवाल था। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत आसान सा सवाल था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 शेल ऑफ 3 वोल्ट ईच। 3 शेल की एक बैटरी है, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। ये बनाया हमने 6 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, ओवरऑल कितना 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स ऑफ 10 ओम 20 ओम एंड 30 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। अ प्लग एंड एन एमीटर, एक प्लग लगाया है, एक एमीटर लगाया है, ठीक है, इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, और 3 रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाया है, ठीक है। एक 10 ओम का है, एक 20 ओम का है और एक 30 ओम का है, ठीक है, ऐसे। तो ये 10 ओम, ये 20 ओम और ये 30 ओम। लेट्स से दिस इज R1, R2 और R3। ये हमने बना दिया सर्किट डायग्राम, पहला पार्ट हो गया। कह रखा है करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। हमें निकालना है कि यहाँ से जो करंट आई जा रहा है ये 3 भागों में बट रहा है, तो टोटल करंट I1, I2, I3 निकालना है मुझे। नो प्रॉब्लम, निकाल लेते हैं अभी। तो देखो बेटा, I का जो फॉर्मूला आता है वो होता है V/R, और अगर मैं I1 की बात कर रहा हूँ कि उसमें से कितना करंट जा रहा है, तो I1 इज इक्वल टू V/R1, क्योंकि पैरेलल में V तो सेम होता है, इसलिए V1 लगाने की जरूरत नहीं है। सो V कितना है, V है हमारा 6 वोल्ट और R1 कितना है 10 ओम, तो आ जाएगा 0.6 ओम। दिस इज I1। I2 क्या होगा बेटा, I2 भी V/R2, सो V इज अगेन 6 एंड 20, कैंसल आउट करोगे तो 3/10 जो कि है मेरा 0.3 ओम। एंड द लास्ट I3 क्या बेटा, V/R3, V कितना है 6 एंड 30, कैंसल आउट करोगे 0.2 ओम, ठीक है। ये आ गया हर एक करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर कितना कितना करंट जाएगा वो है। अच्छा, टोटल करंट, तो टोटल करंट आई, यही करंट आई, यही तो 3 भागों में बटा था I1, I2, I3 में, तो टोटल करंट आई किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। बहुत बेसिक सी बात है, बट इज 0.6 प्लस 0.3 प्लस 0.2, तो दिस वुड बी 1.1 एम्पियर करंट। अरे यार ये तो करंट है, ओम क्यों लगा रहा हूँ मैं इधर, दिस इज बाई बेटा एम्पियर, ओम लिख रहा हूँ मैं बार बार यार, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट में क्या फाइंड करने के लिए क्या है बेटा, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। हमें पता है V इज टू IR होता है, दिस R इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। मुझे ये फाइंड करने के लिए क्या है इन्होंने, तो V तो मुझे पता है 6 वोल्ट है, टोटल करंट भी हम निकाल चुके हैं 1.1 इंटू R, ये इधर आके डिवाइड इज टू R, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये ऊपर चला जाएगा 60/11, ये डेसिमल ऊपर चला जाएगा तो 0, 11 से डिवाइड कर दो, 5 कितना आ जाएगा 445 ओम, दिस इज R। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर लेना बेटा, बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या रखा है, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। दिस इज व्हाट बेटा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, मैंने यहां लिख दिया पहले से। H इज टू I² RT को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। अब इसी फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर रखा है, द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग implies this is heating implies that heat produced in a resistor is directly proportional to square of current। किसके directly proportional होता है, square of the current और given resistance, square of the resistance, ठीक है बेटा, square of the current I और रेजिस्टेंस दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो हीट है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, पहला पॉइंट। दूसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन, वही बात लिखी है इधर भी, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, एंड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टाइम। इन तीनों को मिलाकर ही तो आया है H इज टू I² RT, इसी को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट and directly proportional to resistance and directly proportional to time, ठीक है, टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू, ठीक है। तो जितना देर तक करंट फ्लो होगा यानी जितना टाइम लगेगा उतना हीट,
जितना ज़्यादा करंट फ्लो कराओगे उतना ज़्यादा हीट, और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना हीट। तो इसी को बोलते हैं हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये दिस वाज द फर्स्ट पार्ट बेटा। सेकंड पार्ट में क्या रखा है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम। क्यों दे रखा है बेटा 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 2 आवर्स, टाइम भी दे रखा है आपको, 2 आवर्स तक फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। तो हीट जनरेट कितना होगा वो निकालना है, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी दे रखा है 40 वोल्ट। आपको पता है जो हीट होता है वो VIT होता है। क्या होता है VIT। अच्छा V तो मुझे पता है 40, I नहीं पता, तो I को मैं Q/T लिख सकता हूँ, बिकॉज I इज इक्वल्स टू Q/T, है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो I इज इक्वल्स टू Q/T। तो क्या मैं I की जगह Q/T लिख सकता हूँ, और ये वाला T से T कैंसिल। तो बेटा 40 एंड Q की वैल्यू पता है मुझे 96,000, तो कितना आ जाएगा, कैरी 2, 1 2 3 4 जूल, इतना हीट जनरेट होगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। बस आपको ये ध्यान देना था, आई तो दे ही नहीं रखा है, क्यू दे रखा है, तो आई को क्यू में कैसे कन्वर्ट करें। सो आई इज इक्वल्स टू Q/T, बस हटाया टी से टी काट दिया। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने अब तक करवाए हैं। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे बेटा। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस आ गए तो आपके पेपर में क्वेश्चंस बाहर से छूटने के चांसेस बहुत कम है। आप ये सारे क्वेश्चंस को ध्यान से कर लो, दीज वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। अगर ये आपको समझ में आया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो, और इसी तरीके से सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं ताकि आप अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सको। थैंक यू वेरी मच।